भारतीय जनता पार्टी एक फॉर्मिडेबल फोर्स है आज भी, और सबसे बड़ी फोर्स है अगर उस तरीके से आप देखें लोगों की पसंद के मामले में, सत्ता के मामले में कहां वो है, और केंद्र समेत किन किन राज्यों में अगर आप उस हिसाब से देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की धमक बहुत बड़ी है। लेकिन इधर ममता बनर्जी की वेस्ट बंगाल में इस धमक को बनाए रखने से, उनकी जो अपनी पॉलिटिकल धमक थी बल्कि थोड़ा बढ़ा लेने से किसको टेंशन है? ममता की जीत से राहुल गांधी की टेंशन बढ़ने की उम्मीद है। क्यों, जरा उसको एनालाइज करते हैं। बीजेपी को हराकर विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बनी है ममता बनर्जी, जबकि अगर आप देखें अभी राहुल गांधी के नेतृत्व में 2 लोकसभा चुनाव लड़े गए, कांग्रेस तो उसमें क्या कर पाई, आपके सामने नतीजे हैं। उधर केरल में भी आप देखें ये लग रहा था कि क्या वहां तो अल्टरनेट होने का रिवाज है, उसके बावजूद यूडीएफ एलडीएफ के सामने बौना साबित हुआ। तो क्या मतलब जहां से राहुल गांधी लड़कर जीत कर आते हैं वहां पर अगर कांग्रेस अपना करिश्मा ना कर पाए, जहां पर जाकर उन्होंने लोगों से संवाद स्थापित किया, स्टूडेंट से बात की, मेहनत लगाई, वहां पर अगर कांग्रेस का रिवाइवल नहीं हो रहा है तो क्या ये राहुल गांधी के लिए टेंशन की बात है, सोनिया गांधी के लिए टेंशन की बात है? बीजेपी के सामने राहुल गांधी अपनी ताकत दिखाने में नाकाम रहे हैं। मतलब ये कि जहां जाएं वहां वो नतीजों में कन्वर्ट हो उनकी मेहनत, ऐसा अभी तक नजर नहीं आ रहा है। केवल छत्तीसगढ़ को आप कह दें, वो एक ऐसा विधानसभा चुनाव था जिसमें एक तरफा कांग्रेस जीत कर आई थी, वो उनके खाते में जरूर जाता है। उसके अलावा अगर आप देख लें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, वहां आप देख चुके हैं कर्नाटक में और मध्य प्रदेश में क्या हुआ, और राजस्थान में भी खींचतान चलती ही रहती है। ममता बनर्जी ने सीधे मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी को परास्त किया है, यहां कोई और नहीं था। आप देख रहे हैं टैली ये बता रही है, ये टैली जो आपके ऊपर चल रही है लगातार, अगर आप इसको देखें स्क्रीन में ऊपर चलती हुई टैली को, तो 215, 74, 0 और 3, ये 0 ये बता रहा है कि वहां तो चुनौती पेश करने वाली स्थिति में भी ये कोएलिशन नहीं आया। ये क्योंकि उसमें कोएलिशन में ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स के साथ 44 सीटें थी पिछली बार। अगर ये 0 बन रहा है फिगर, तो वो रसगुल्ला जिसकी तरफ इशारा दीदी ने किया था, हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में कह रही थी, वो 0 आया है इस कोएलिशन के पास। प्रधानमंत्री को सीधे सीधे चुनौती देने और डराने वाली हराने वाली बनी ममता बनर्जी। अब वहां जाकर अगर एक चेहरा जिसके इर्द गिर्द पूरा इलेक्शन कैंपेन था, वहां जाहिर है भारतीय जनता पार्टी के जो अगेंस्ट गई हैं चीजें, उनमें यह भी कहा जा रहा है कि अगर वहां किसी चेहरे को प्रोजेक्ट करके सीएम के तौर पर जाती तो शायद स्थितियां उलट होती। वहां एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही सहारा था भारतीय जनता पार्टी को, और उनके साथ भारतीय जनता पार्टी वहां गई थी। ममता बनर्जी लगातार जो हमलावर रही, वो नरेंद्र मोदी इस नाम पर ही हमलावर रही। तो क्या विपक्ष में उधर जो सबसे बड़ा चेहरा बन रहा है वो ममता बनर्जी का बन रहा है क्या? और ममता बनर्जी का अगर बन रहा है तो जाहिर है ये उनके लिए चिंता की बात है, जो खुद को विपक्ष में बड़े चेहरे के तौर पर अभी तक देखते रहे हैं। मोदी के हर ललकार का ममता बनर्जी ने मुस्तैदी से जवाब देना न सिर्फ स्वीकार किया, बल्कि उन्होंने कोई मौका गंवाया नहीं। कोई भी टिप्पणी ऐसी नहीं होगी जिसके काउंटर नैरेटिव के साथ वो सामने नहीं आई हो। और मुस्लिम तुष्टीकरण के जवाब में ममता ने खुद को ब्राह्मण तक करार दिया, दुर्गा पाठ किया, साथ ही मुस्लिमों का भी खुलकर सपोर्ट किया। ममता ने हिंदू मुस्लिम दोनों समुदायों में बराबर की पकड़ का संदेश दिया। ममता फाइटर जैसी रही। राहुल हर मोर्चे पर मोदी के सामने अभी तक नाकाम नजर आए हैं। जैसा मैंने पहले आपको बताया कि एक विधानसभा चुनाव छत्तीसगढ़ वाला अगर आप कह लें तो वो एक तरफा जीत का संकेत था। बाकी जगहों पर या तो लड़खड़ाते हुए काम हुआ है या हुआ ही नहीं। अब अगर ऐसा है तो क्या अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि ममता बनर्जी सबसे बड़ा चेहरा है? और अगर ऐसा है मान लीजिए, तो क्या ममता बनर्जी के साथ वो सब आएंगे जिनसे उम्मीद की जाएगी कि वो विपक्ष में एक मोनोलिथिक फोर्स बने? क्या शरद पवार आएंगे? क्या बीजू जनता दल उनके साथ में खड़ा होना गवारा होगा उसको? नवीन पटनायक साथ में आएंगे? ये तमाम बड़े सवाल हैं। जरा इसका भी एनालिसिस ले लें राजू जी क्विकली। राजू श्रीवास्तव जी। जी रवि श्रीवास्तव जी। आपने बिल्कुल एनालिसिस ये ठीक किया है, पर मैं ये समझता हूँ कि इसके पीछे एक बड़ी स्ट्रेटेजी है और ये लोग अब अपने अपने राज्य के हिसाब से ही काम करेंगे। देखिए, कांग्रेस कोई कल की पार्टी नहीं है। कांग्रेस एक 35 साल पुरानी पार्टी है और हार जीत उनके लिए इलेक्शन के अंदर कोई बड़ी चीज नहीं है। वो हारते हैं, जीतते हैं। और आप ये चुनाव उठा के देख लीजिए, सिवाय राहुल जी और प्रियंका जी के अलावा आपने किसी कांग्रेसी को बड़ी मीटिंग करते हुए देखा कहीं पर? चाहे वो असम हो, चाहे तमिलनाडु हो, आपने पहले भी ये बात कही, क्या इसको ऐसे लिया जाए कि असल में लेफ्ट ने और कांग्रेस ने एक तरीके से वॉक ओवर दिया है क्या? ये मैं समझना चाहूंगा, लेकिन खालिद अब्दुल्ला जी के पास पहले जाना चाहूंगा।
आपने कहा एब्सोल्युटली, क्या वॉकओवर जैसी सिचुएशन रही है इधर। लेकिन खालिद अब्दुल्ला साहब क्या कहना चाह रहे हैं आप? आपसे बीच में संपर्क टूट गया, वरना बहुत बातें करना चाह रहा था मैं आपसे। देखिए, बंगाल का सिचुएशन ऐसा है कि कांग्रेस और लेफ्ट का यहाँ पे सफाया पहले ही हो गया था। 2019 में भी आपने देखा, बहुत मुश्किल से कांग्रेस ने 2 सीट जीती थी और लेफ्ट तो सफाया ही हो गया था। तो उस संदर्भ में आप देखें तो लगता है कि बंगाल के लिए वॉकओवर नहीं, बल्कि उन लोगों को ये एहसास था, सेंट्रल कमेटी और कांग्रेस की, कि बंगाल में जाना बेवकूफ़ी और बंगाल में जाके अपनी एनर्जी को लॉस करना, ये भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाएगा। कहीं ना कहीं मुझे ये समझ में आता है कि अगर वो लोग यहाँ पे थोड़ी सी और मेहनत करते तो सीधा इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो जाता। तो इसमें लगता है कि उन्होंने वॉकओवर देने का जो डायरेक्ट सोच नहीं, इनडायरेक्टली मैं समझता हूँ कि उसको इसमें लागू किया है उन्होंने। दूसरी बात आपने कहा, यहाँ पे उन लोगों ने कह रहे थे कि ममता बनर्जी एक बड़ी फेस होकर उभरेगी। ममता बनर्जी तो दूसरे तरीके से भी देखा जा सकता है खालिद अब्दुल्ला साहब, वो जो चिट्ठी आप लोगों ने बीच चुनाव में लिखी थी, हो सकता है उसका असर भी हो कि ठीक है उतनी मेहनत नहीं मारेंगे, और जो उधर भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट वाला वोट है उसको बटने नहीं देंगे। हो सकता है ये आपके लिए काम कर गया हो, क्योंकि आपका वोट परसेंटेज बढ़ा है, अब करीब 48.5 हो गया है। खैर, मैं धन्यवाद करूंगा सभी मेहमानों का। वक्त होता तो और लंबी चर्चा करता, अभी तो बहुत दिनों तक इस पर चर्चा होती रहेगी। आप सबका शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।